नमस्कार दोस्तों। 66 लोग 67 हो गए और 102 लाइक। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लाइक के लिए। और शुरू होने से पहले ही किसी ने कंट्रीब्यूट भी कर दिया। किन्होंने किया मुझे पहले वापस जाकर देखना पड़ेगा और उन्हें धन्यवाद भी देना पड़ेगा। बहरहाल फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे हो गए। नहीं सोया नहीं रंजीत जी, आपका कमेंट है कि सो गए क्या? मैं जब समय देता हूँ तो सोता नहीं हूँ, मैं आप लोगों के लिए तैयारी करता हूँ। काश कि मैं सो सकता तो फिर क्या बात थी, ना आप लोगों को परेशान करता और ना मैं खुद परेशान होता, तो दोनों चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती, है ना? तो अब नींद इस समय मेरे ख्याल से किसी भी समझदार आदमी को नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? उसके बहुत सारे कारण हैं, उन्हीं सारे कारणों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा चर्चा करें, उससे पहले एक चीज़ देख लें। सबसे पहले वही निवेदन, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि सबके पास वीडियो पहुंच जाए। ऑल राइट, ठीक है। ये निवेदन मुझे हर बार आप लोगों से करना पड़ता है और आप लोगों का सहयोग नो डाउट बहुत बेहतरीन, आप लोगों का सहयोग मुझे मिल रहा है और चैनल भी लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों का ये चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी कहते हैं डॉक्टर विश्वरूप का क्या हुआ? सर समय नहीं मिला, समय मिलेगा तो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी का भी देखेंगे। मेरे लिए वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं है उस बारे में हम उसी लाइव में चर्चा करेंगे, फिलहाल नहीं। तो फिलहाल आप देख लीजिए कि जो लगातार जो बात हो रही थी बार बार कि मोदी ट्रंप के आगे झुक गए, घुटने टेक दिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब क्या हुआ? कांग्रेट्स ऑन 120 के सब्सक्राइबर। सर थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो ट्रंप ने क्या कहा आज ये देख लीजिए, ट्वीट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स रिक्वायर even closer cooperation between friends. Thank you India and the Indian people for decision on HCQ hydroxychloroquine will never be forgotten. Thank you Prime Minister Narendra Modi for your strong leadership in helping not just India but humanity in its fight. तो साहब अब ये तो क्लियर हो गया। विमलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और मेरे मॉडरेटर से मेरा निवेदन है, आपको देखना है जो कमेंट आपको अच्छा लगेगा, जो कमेंट आप मुझे देंगे मैं उसी कमेंट को लूँगा, ठीक है। अब दूसरी बात, जब उन्होंने ट्रंप ने इतनी तारीफ कर दी तो मोदी जी ने भी उनको पलटकर जवाब दिया, फुल्ली एग्री विद यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, टाइम like these bring friends closer, the India-US partnership is stronger than ever, India shall do everything possible to help humanity's fight against COVID-19, we shall win this together, हम एक साथ इस लड़ाई को जीतेंगे। तो ये क्या हुआ? अभी कल तक तो मोदी जी ने घुटने टेक दिए थे, फिर क्या हुआ? आज एक दिन में तीन बार एक दिन में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? ट्रंप भी संगी हो गया होगा, ट्रंप ने पैसे ले लिए होंगे, कुछ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे विश्व के अंदर आप देख लीजिए, जैन थॉम्सन है, कहती हैं थैंक यू नरेंद्र मोदी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अप्रूविंग द एक्सपोर्ट ऑफ पैरासीटामोल टू यूके। ग्लोबल, उसको क्या दिया था? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इनको क्या दिया? पैरासीटामोल। ग्लोबल कॉर्पोरेशन इज क्रिटिकल इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19, यूके इंडिया हैव ट्रैक्ड रिकॉर्ड ऑफ वर्किंग टुगेदर एज फोर्स फॉर गुड टैकलिंग ग्लोबल चैलेंजेस, ठीक है। ब्राजील हो, उसने प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील ने हनुमान की उपाधि दे डाली। तो किसी और देश ने कुछ। एक चीज तो बहुत क्लियर है, पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। भारत एक रोल मॉडल बनकर उभरा है, भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है और आपका प्रधानमंत्री मोदी, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो इस समय वर्ल्ड लीडर, नंबर 1 वर्ल्ड लीडर है। पूरा विश्व के जितने भी नेता सब मोदी को ही फोन करके पूछ रहे सर अब करना क्या है, कोरोना तो आ गया हमारे यहाँ, अभी करना क्या, कैसे लड़ना है। तो मोदी एक एक्सपर्ट की तरह उनको बता रहे हैं, ये बहुत क्लियर है, आप सबके सामने है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय मोदी वर्ल्ड लीडर है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब सवाल ये उठता, बहुत सारे लोगों ने एक सवाल ये भी उठाया कि ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और ये सारी चीज़ें एक दिन में बन गई क्या? ये तो 70 साल से बनी है। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल इसमें शुरुआत हुई थी, लेकिन शायद आप ये कहने से पहले ये भूल गए कि मेक इन इंडिया के तहत 500 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियां भारत में नई बनी। आप ये भी भूल गए कि एक्सपोर्ट 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो लगी हैं वो मध्य प्रदेश में इंदौर के पास लगी हुई है, फार्मास्यूटिकल की। सिर्फ फार्मास्यूटिकल की ही कंपनी उस ईओयू में खोल सकती है, उस एसईजेड में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में खोल सकती है और 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ही हैं वो। ये भाजपा के शासनकाल में, शिवराज सिंह के शासनकाल में हुआ, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी बात करते हैं, और जितनी भी फैक्ट्रीज खुली, भारत आज स्टेज पर है, उनके ज़माने में क्या हुआ? जब यूपीए था उनके ज़माने में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी दवाइयों पर यूएस में और यूरोप में बैन लगे थे
और इतनी भी हैसियत नहीं थी कि बैन उठवा सके। आज एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ने न जाने कितने बैन उठवा दिए, जिस पर से ट्रंप तैयार नहीं थे बैन उठाने के लिए, लेकिन अब वो सारे बैन ट्रंप ने उठा दिए हैं। और साथ ही पूरे यूरोप में भी जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर जो बैन लगे हुए थे वो बैन हटा दिए गए हैं। ब्राज़ील हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सभी ने इस वक्त हटा दिया और सभी ने भारत से मदद मांगी है, दवाइयाँ मांगी हैं, क्योंकि दवाई सिर्फ भारत दे रहा है। ये तो ये अच्छी खबर, ये खबर इसलिए अच्छी क्योंकि इतने मुश्किल समय में जब पूरा आप देख रहे हो, पूरा एक कोरोना से पूरा विश्व ग्रसित है, उस पूरे एपिसोड में अगर कोई उभर कर आ रहा महाशक्ति बनकर, तो भारत महाशक्ति बनकर उभर कर आ रहा और देश के प्रधानमंत्री इस समय वर्ल्ड लीडर बनकर उभर कर आ रहे हैं। क्लियर है। लेकिन अब कोरोना की स्थिति क्या है? एक अखबार में एक न्यूज़ छपी, हम उस अखबार का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमको जो सेक्युलर अखबार हैं उनसे हमको बड़ी चिढ़ होती है, हम इसलिए उस अखबार का नाम नहीं लेंगे। तो हम उस अखबार की कटिंग ज़रूर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। टॉप न्यूज़ में उन्होंने डाला और उन्होंने डाला है कि कोरोना अलर्ट, इटली के रास्ते पर भारत, मौत और केस की रफ्तार एक जैसी, समय बस 1 महीने पीछे। नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छी ग्राफ भी दिया है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। ये इटली का है 1 महीने पहले का। 1 मार्च को क्या 41 मौतें थी, हमारे यहाँ 1 अप्रैल को 58 है। 6 मार्च को 1 से 6 मार्च के बीच इन्होंने दिया, यहाँ 197 मौत हो गई थी, हमारे पास इतनी मौत हैं, यहाँ 4600 थे, यहाँ 4778 है। अब ये बहुत हद तक मैच करता, लेकिन आपने मैच कराया, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी स्थिति है या नहीं है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। क्या वाकई में इतनी बुरी स्थिति है? केजरुद्दीन लिख रहे हैं कोई सज्जन, सर अब इसको हम ग्राफ बाय ग्राफ इसको समझने का प्रयास करेंगे, इस पूरे को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कैसे समझने का प्रयास करें? ये कुछ ग्राफ्स हैं जिनको आप समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, ये वो लाइन है जो सीधी जा रही है। अगर बैन नहीं लगा होता तो स्थिति कहाँ होती, आज हमारी स्थिति क्या है, और 5 दिन में यदि डबल होते तब कहाँ हम होते, ये पूरी स्थिति है। तो हम ये चले 21 मार्च से चले, ठीक है, जब हमारे पास 300 से ज़्यादा केसेस थे, 21 मार्च के पर हमारे पास थे। अब हम यहाँ चलते 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 जब हम आते हैं और हम यहाँ आ जाते हैं अप्रैल 8 पर, कल तक पर, तो हमारे पास 5311 केस थे। अगर ये बैन नहीं लगा होता तब क्या होता? तब स्थिति जो बनती, वो स्थिति आपके सामने ये है कि तब स्थिति होती 16,763 केस, यानी जो लॉकडाउन जो हुआ इसकी वजह से 214% कम, यानी 16,000 केस होने थे, सिर्फ 5,000 केस हैं। दुगने से भी ज़्यादा, दुगने के दुगने से भी ज़्यादा, 3 गुने से भी ज़्यादा केस होते अगर लॉकडाउन नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ रही कि लॉकडाउन क्यों ज़रूरी था, मोदी ने लॉकडाउन क्यों किया। मोदी को कोई पागल कुत्ते ने नहीं काट लिया कि 21 दिन का लॉकडाउन आपके ऊपर थोप दिया उन्होंने। मौर्य साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये 21 दिन का लॉकडाउन आपको जो हुआ, इससे आपको फायदा क्या मिला? इससे आपके 16,000 केसेस बच गए। कब तक बच गए? 8 अप्रैल तक बच गए। जो 16,000 होने थे वो सिर्फ 5,000 रह गए। अब जरा इसको ग्राफ से, अभी इतना समझ में नहीं आया होगा ना, ग्राफ से समझाता हूँ। ग्राफ से देखिए, 28 तारीख को आपके केस कितने थे? आपके केस ये थे आपके, ये आप धीरे 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 चल रहे थे, और ये मार्च 24 आया, फिर मार्च 29 आया, 29 मार्च के बाद अप्रैल 3 आया। अप्रैल 3 में आप देखिए क्या स्थिति बनी। अप्रैल 3 में सीधे उचक के यहाँ पहुंची कहानी। 4 में यहाँ, 5 में यहाँ, 6 में यहाँ, 7 में यहाँ, 8 में यहाँ आप आ गए 5,000 केस पर। 4,000 से 5,000 केस में लगभग 1.5 दिन का समय लगा है। 1.5 दिन में सिर्फ 1.5 दिन में आप देखिए ये केसेस जो हैं 4 से 5,000 हो गए पूरे, ठीक है। ये स्थिति है, ये ग्राफ जो है इस तरह से बढ़ा, और अगर ये 16,000 जाता तब कैसा जाता? तब ये यहाँ से सीधा शूटअप करता, और ऐसा शूटअप करता है जिसको कोई भी जिसे संभाल नहीं पाता। ये ग्राफ आज इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि कुछ आज वीडियोज़ आए, हमने इंडिया टीवी पर देखा, और देखा वीडियोज़ आए ड्रोन कैमरे से लिए हुए, दिल्ली के अंदर लोग घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं। तो एक बात तो पक्की है, कुछ लोगों ने ये ठान लिया है कि वो किसी भी हालत में भारत को कोरोना से जीतने नहीं देंगे। ऐसा लगता है कुछ लोगों ने बिल्कुल ठान लिया कि चाहे कुछ हो जाए, हम कोरोना से भारत को जीतने नहीं देंगे। अब अगर ऐसे लोगों ने ठान लिया तो हम भी क्या से कर सकते हैं? हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम आपको बार बार बता सकते हैं कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है, और ये बीमारी छोटी मोटी खतरनाक नहीं, अच्छी खासी खतरनाक है। इसमें बचने के चांसेस बहुत
बहुत बुरे हो जाएंगे अगर लोग ऐसे ही घूमते रहे। राजेंद्र राठौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। एक और मैप आप देखिए, इससे भी समझने का प्रयास कीजिए। ये 12 मार्च की स्थिति थी, आपके पास में इतने इन्फेक्टेड लोग थे, सॉरी इतनी डेथ्स थी आपके पास में, और ये चलते 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 जैसे ही आया, ये देखिए यहाँ पर आते अप्रैल 2 में शूट किया और अप्रैल 5 में 6 में ये देखिए कहाँ गया, 6 और 7 के बीच में, और ये 14। तो सर ये आपके सामने जो स्थिति है, ये डेथ की जो स्थिति है, जो लोगों की मृत्यु की जो स्थिति, ये बड़ी खतरनाक है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, अभी आपको जो लग रहा है ना, मैंने आप 7-8 दिन पीछे के वीडियो देख लीजिए, मैंने लगातार बार-बार एक ही चीज़ कही थी कि आज जो केसेस हैं, वो केसेस 7-8 दिन बाद, 7 से 10 दिन के बीच में निकलेंगे। अब वो केसेस आने शुरू हुए हैं, और इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो तबलीगी जमात का है, हम उसको तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा जो बैंड बजाया है, लॉकडाउन का जो सत्यानाश किया है, उसमें तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा हाथ है, जिसको कि हम शायद हम ना भूल सकते और ना हम माफ़ कर सकते, दोनों ही स्थिति ऐसी है। क्योंकि एक अच्छा लॉकडाउन चल रहा था, और ये लॉकडाउन इतना अच्छा था कि देखिए ये तो पक्की बात है कि अगर तबलीगी जमात नहीं भी होता तो भी 14 तारीख को नहीं खुल पाता, इसको भी समझिए आप, ठीक है। और तबलीगी जमात है, तब ये और लंबा जाएगा। अब क्यों जाएगा? क्योंकि अब ये इतना आसान नहीं रहा जितना हम इसको सोच रहे थे, और ये केसेस एकदम से जो शूट अप होते हैं, उनको संभालना, उनको कहना चाहिए, उनको कंट्रोल करना किसी भी सरकार के बस में नहीं होता, चाहे अमेरिका की सरकार हो, चाहे कहीं की भी सरकार हो। और अभी जो आपने देखे केसेस, ये लगातार आप देख रहे हैं 500-500 केस अब भारत में आने शुरू हो गए हैं। आज हम 9 तारीख में हैं, और मैं आज की स्थिति देख सकता हूँ, आज की स्थिति देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम 14 तारीख में पहुँचेंगे, तो ये केसेस जो हम पहले से ही लगा रहे थे 10 से 12 हज़ार के आसपास होंगे। मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद 10 से 12 हज़ार से कहीं ज़्यादा ना हो जाएँ, अब डर इस बात का है। तब क्या किया जाए? क्या लॉकडाउन खोला जाए? एक दिन भी यदि बीच में लॉकडाउन खुलता है, 1 सिंगल डे, तो ये मान लीजिए कि ये इतनी बुरी तरह से फैलेगा जिसको रोकना नामुमकिन है। इस वक़्त लॉकडाउन कंटिन्यू करना तो बहुत छोटी बात है, इस वक़्त सीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। इस वक़्त पूरा सीलिंग करने की ज़रूरत आ गई है कि अब सीलिंग का स्टेप 2 है, सीलिंग का स्टेप, बिकॉज़ अब अगर आप नहीं रुके, देखिए अब जो केसेस आ रहे हैं उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कम्युनिटी से लग रहे हैं। तो जो स्टेज 3 जो होता है कम्युनिटी स्प्रेड का, वो लगभग हम उस पर खड़े हैं, उसके मुहाने पर खड़े हैं। यदि अभी आप लोगों ने सबने आवाज़ नहीं उठाई, और यदि अभी आप लोगों ने ये नहीं कहा कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए, आप सरकार पर प्रेशर बनाइए, सरकार के पास आंकड़े हैं, ऑलरेडी हैं, हैशटैग कंटिन्यू लॉकडाउन, कंटिन्यू लॉकडाउन का हैशटैग चलाइए, सब कुछ कीजिए। ओडिशा बंद हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छा निर्णय है ओडिशा का। आप 30 अप्रैल तक बता रहे हैं, मुझे किसी ने शायद इससे भी ज़्यादा बताया था। बहरहाल जो भी है, तो ये सीलिंग, ये लॉकडाउन किसी भी हद तक जाकर हमको करना पड़ेगा, और इसको करना ही है। इसमें थकने हारने से काम नहीं बनेगा। अरे यार अभी 21 दिन रह लिए, 21 दिन पता चले क्या, निकल गए ना फटाक से। ऐसे ही आगे भी निकल जाएंगे, अगर ज़िंदा रहेंगे तो फिर और आगे हमारे ये दिन भी निकल जाएंगे। तबलीगी जमात वालों के बारे में खुद जो वहाँ के लोग हैं, जो उस तरफ के लोग हैं, उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। अनिल प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और मैं स्पीकर्स को ऑन करना भूल गया। बहरहाल जब तक मैं स्पीकर्स को ऑन करता हूँ, तब तक आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो का आनंद लीजिए। जिहादी तंजीम है, ये आतंकवादियों की तंजीम है, इससे सभी हजरातों को हमेशा तक मैं सभी हजरात, सभी देशवासियों से ये गुजारिश करूँगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है, उस अपील को माने और उस पर चलें, और सभी लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखें और सभी लोगों का आपस में साथ दें। और मैं एक बात और कहूँगा कि जो दिल्ली के अंदर अभी हुआ है, जो तबलीगी जमात, ये जिहादी तंजीम है, ये आतंकवादियों की तंजीम है। जो तबलीगी जमात, ये जिहादी तंजीम है, ये आतंकवादियों की तंजीम है, इससे सभी हजरातों को हमेशा तकलीफ हुई है। और यही वो जमात है, ये ऐसी जमात है जो मैं साफ अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ
ये वो जमात है, तबलीगी जमात, जो करबला के मैदान में जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया। यही वो जमात है। ये जमात कभी किसी का भला नहीं की और इस जमात से हमेशा सभी का नुकसान ही हुआ है, सभी धर्म का नुकसान हुआ है। इससे मैं कहता हूँ कि इस जमात पर सख्त से सख्त कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और जो दिल्ली के अंदर दंगा हुआ है, फसाद हुआ है, ये तबलीगी जमात ने जो लोगों को इकट्ठा किया है, इस पर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका परिचय दे दीजिए एक बार। मैं मोहम्मद रजीउल्लाह हशमती, इस्लामपुर सुन्नी बरेलवी जामा मस्जिद का इमाम। परिचय दे दीजिए एक बार। मैं मोहम्मद रजीउल्लाह हशमती, इस्लामपुर सुन्नी बरेलवी जामा मस्जिद का इमाम। चलिए साहब, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, इन्होंने खुद ही कह दिया सब कुछ, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आप सब ने भी सब कुछ सुन लिया, तो कुछ कहने की अब ज़रूरत बची नहीं। राकेश सोनी जी और अश्वनी कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो अब आपको समझ में आ रहा है, इनको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये बीमारी उनको नहीं लगेगी। उनको ये लग रहा है कि ये अल्लाह का कहर है काफिरों के ऊपर। तो अल्लाह का घर कौन सा है? काबा है, मक्का मदीना है। आप इस वक्त देख रहे हैं काबा और मक्का मदीना बंद है। और जो जिनके क्लेरिक ने एक ज़माने में कहा था कि वो इनको मुसलमान ही नहीं मानते और गधा और कुत्ता, कुछ ऐसा कुछ कहा था, वो अखबार में भी छपा था। तो वहाँ के जो क्लेरिक हैं, उन्होंने भी, सरकार इन पर सख्त कार्रवाई कब करेगी? खोमान सिंह जी, बहुत जल्दी करेगी। कार्रवाई ऑलरेडी जारी है। तो जहाँ जो अल्लाह का जो घर जिसे आप बोलते हो, जिसे मानते हो, वहाँ भी बंद कर दिया। और सऊदी के प्रिंस, जो सऊदी के सुल्तान हैं, उनके परिवार में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 150 लोगों को आइसोलेशन में आज की तारीख में रखा गया है। तो ये कैसे हो गया? तो ये तो लगना ही नहीं था, और सऊदी वाले तो खालिस मुस्लिम्स हैं, तो ये कैसे हो गया? तो आप ज़रा इसको समझने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग लाइव के दौरान कॉलिंग करते हैं, मेरा एक निवेदन है, लाइव के दौरान कॉलिंग कभी ना किया करें, आपके कोई फ़ोन उठेंगे नहीं। आज मैं इसको फ्लाइट मोड पे डालना भूल गया गलती से। बहरहाल, तो जब ये जो कहर था, ये तो अल्लाह का कहर था, काफिरों के लिए था, तो फिर सऊदी में कैसे हो गया ये कहर? सुल्तान पर कैसे टूट गया? वो तो नमाजी है, 5 टाइम के नमाजी हैं, और वो तो शेख हैं, खालिस वाले मुस्लिम हैं, वो अपने आप को ऐसा मानते हो, फिर ये कैसे हो गया? सर, सोचने वाली बात है। मैंने पहले भी बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ, ये किसी को बख्शने वाला नहीं है। और जिस तरह से जामा मस्जिद में सिर्फ इसलिए, कुछ लोग सिर्फ इसलिए इसको तोड़ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा है लॉकडाउन में रहना है। जामा मस्जिद के बाहर की आज पीछे की, अंदर की, बाहर की, सब तरफ की तस्वीरें आई हैं, ड्रोन की तस्वीरें आई हैं। इंडिया टीवी ने पूरा आज की बात चलाया प्रोग्राम, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो जब ये वाली बात आती है कि आपको सिर्फ इसलिए तोड़ना है कि नरेंद्र मोदी कह रहा है, इसलिए लॉकडाउन तोड़ना है, तो आप इस बात को याद रखिए, आप अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, अपने परिवार की भी डाल रहे हैं, और अपने पूरे मोहल्ले की डाल रहे हैं। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सीलिंग का होगा। तो जहाँ जहाँ जिस जिस इलाके में होगा वो इलाके सील कर दिए जाएंगे। तो इससे जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें कुछ लोग जिहाद का भी सोच रहे होंगे, जो इस प्रकार से सोच रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका इलाका तो पूरा सील हो जाएगा, आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये आपस में ही आप फैलाएंगे, इधर उधर कहीं नहीं फैलाएंगे। तो इसलिए इस मूर्खता से आप लोग जितनी जल्दी हो उतना जल्दी बाहर आ जाइए। महाराष्ट्र की बात चल रही है, जी हाँ, महाराष्ट्र का हाल बहुत बुरा है। उद्धव जी वहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी। और आज भांडुप की भी तस्वीरें आई, इससे पहले भाईकला की तस्वीरें आई थी, वीडियोज़ आ रहे हैं, लोग एज़ यूजुअल शॉपिंग कर रहे हैं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। मैं यहाँ से बैठकर महाराष्ट्र के लोगों से सिर्फ इतनी ही अपील करूँगा, ये सब्ज़ी आपकी जान ले लेगी, ये सब्ज़ी आपको मरवा देगी, इसलिए सब्ज़ी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, इन फलों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए सर, इसको छोड़ दीजिए, मत जाइए। प्रीति आर जी, धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और सवाल भी पूछती हैं कि सर, महाराष्ट्र में भी हालत ख़राब है, उद्धव ठाकरे एडवर्टाइजमेंट में बिजी है, पता नहीं यहाँ क्या होगा। देखिए, मुझे भी लगता है कि महाराष्ट्र में स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है, मुझे भी लगता है महाराष्ट्र में स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है, और ख़राब इसलिए हो सकती है क्योंकि उनका ध्यान बिल्कुल भी गवर्नेंस पे नहीं, गुड गवर्नेंस पे नहीं। मेरे पास लगातार मुंबई से फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पास लगातार अलग अलग मुंबई के इलाकों से फ़ोन आ रहे हैं, और लगातार लोग ये बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में बिल्कुल लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। तो मेरा निवेदन है महाराष्ट्र के लोगों से और आप सब से, मेहरबानी करके महाराष्ट्र का लॉकडाउन फॉलो कीजिए, महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं।
द पीसफुल जी कहते हैं हैशटैग इज एन एसी ऑफ कॉपी कैट बाय मल्टीपल पीपल टू मेक इट नोटिसेबल बाय मास पीपल। ओके ठीक है सर, हैशटैग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, हैशटैग का मतलब अपनी बात को कहना भी होता है दुनिया के सामने। राकेश सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। Please read, we will support lockdown for good in upcoming vaccinations and microchip injections are forced. Please, we should get choice to allow refuse to inject. इतना ख्याल कीजिए सर। बिल्कुल नहीं सेनेटर जी, आपकी विचारधारा बहुत गलत है। अगर ये हमने दे दिया तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कहेंगे कि हमको दवाई नहीं खानी, हमको कोरोना ही होना है। फिर लोग ये भी कहेंगे कि आप हमको बाहर जाने की आज़ादी भी दीजिए, हमको बाकी लोगों को कोरोना लगाने की भी आज़ादी दीजिए। सच्चिदानंद तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये आज़ादी नहीं दी जा सकती कि आप ये दवाई खाएंगे या नहीं खाएंगे। आपको दवाई खानी ही है, आपको इलाज कराना ही है। आज दवाई की बात है, कल एक नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, आदमी कहेगा मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे घर में रहना है, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना है। फिर वो कहेगा कि मुझे घर से निकलने की भी आज़ादी चाहिए। ये आज़ादी वाले आज कहाँ चले गए? आज़ादी वालों के लिए पूरी आज़ादी है आज भी। जो कल तक कहते थे ना हमें चाहिए आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी, तो आपके लिए आज़ादी पूरी। आज आइए बाहर। अब क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? अब कहाँ छुप गए? किस कोने में छुप गए आज़ादी गैंग? वो आज़ादी गैंग को आज बाहर आना चाहिए और आराम से घूमिए। आपको किसी ने नहीं रोका आज़ादी गैंग को। आप आइए, खूब घूमिए, लोगों की सेवा कीजिए। आप लोगों को तो लोगों की सेवा करनी थी, आपको लोगों की चिंता हो रही थी। तो आज सबसे ज़्यादा जितने भी केसेस है उसमें तकरीबन 35% के आसपास जमातियों के केस है। तो आपको उनकी सेवा करने जाना चाहिए। आप लोगों तो इन्हीं लोगों को आपने ही बैठाया था ना, शाहीन बाग में, इधर उधर सब जगह। तो आज आप लोग क्यों नहीं आते? तो आज आपको आना चाहिए इनके साथ, इनकी सेवा करने। और आपको आइसोलेशन वार्ड में इनके साथ रहना चाहिए, उनका खाना बना कर देना चाहिए। आप लोग वहाँ पर खाना बिरयानी बांट रहे थे ना, देखिए बिरयानी मांग रहे हैं, वही लोग बिरयानी मांग रहे हैं, आज फिर से बिरयानी मांग रहे हैं। लेकिन अफसोस आज उन्हें कोई बिरयानी देने वाला नहीं है। तो संजुक्ता बासु जी, अरफा खानम शेरवानी जी, रवीश कुमार जी, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब बिरयानी लेकर जाइए और अपने हाथों से उन्हें खिलाइए। मेरा तो ये निवेदन है आपसे। बहरहाल, जहाँ तक महाराष्ट्र और मुंबई की बात है, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है क्योंकि वहाँ से केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और मेरा बार बार आपसे सबसे एक ही कहना है कि किसी भी कीमत पर दुनिया निकल रही है उसको निकलने दीजिए। जिसने मरना है वो निकल रहा है बाहर, आप बाहर मत निकलिए। वो मरेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको कुछ होता तो आपकी फैमिली को फर्क पड़ेगा। इसलिए आप बिल्कुल बाहर मत निकलिए। मेरा विशेष निवेदन है सभी बहनों से जो ये इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं कि मेहरबानी करके आप अपने घर के आदमियों को बिल्कुल भी बाहर मत भेजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें जो मृत्यु दर है वो आदमियों का बहुत ज़्यादा है और इसमें लेडीज़ का जो मृत्यु दर है बहुत कम है। तो उन पर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। इसलिए बिल्कुल उनको बाहर मत भेजिए, खुद भी बाहर मत जाइए। अगर आप 4 दिन सब्ज़ी नहीं खाएंगे, हरी सब्ज़ी, तो कोई गाय भैंस नहीं है कि आपको कुछ हो जाएगा। छोले राजमे से भी और दाल से भी काम चल जाएगा। 1 महीना अगर दाल खा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुसलमानों को माइनॉरिटी लिस्ट से बाहर निकालना है। पता नहीं सर, कहाँ से कैसी बातें ले आते हो सर आप। माइनॉरिटी लिस्ट में से किसी को कैसे बाहर निकाला जा सकता है भाई? क्या आपके मन में चल रहा है? आपको अभी भी यही लग रहा है कि ये मोदी झूठ बोल के सबको ले जा रहा है कि कोरोना हो गया, झूठ बोल के ले जा रहा है और ज़बरदस्ती इंजेक्शन दे दे रहा है जहर वाले। वो जो कहानी चल रही है कि जो फेक जो चल रहा है, जिस पर कार्रवाई हो गई और एक आपके सांसद जेल में भी, एमएलए जेल में भी चले गए, है ना? तो सर इस तरह की मानसिकता मत रखिए अपने दिमाग के अंदर और मेरा निवेदन है कि ऐसी मानसिकता से बाहर आइए। अगर मोदी यहाँ पर पकड़कर अंदर डाल दे रहा है तो चाइना में किसने किया? रशिया में कौन ने किया? इंद्रजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। ईरान में किसने किया? सऊदी में किसने किया रॉयल फैमिली के साथ? मान लेते हैं कि मोदी यहाँ पर ऐसा कर रहा है, बाकी जगह भी मोदी बैठा हुआ है, उसका भूत बैठा है। पाकिस्तान में कौन कर रहा है? वहां तो आपका खास खून के रिश्ते वाला भाई बैठा है ना, तो वो भी इंजेक्शन दे रहा है जहर के लोगों को, वो भी मारे दे रहा है लोगों को। साउथ कोरिया भी मार दे रहा है, नॉर्थ कोरिया भी मार दे रहा है, रशिया भी मार दे रहा है, सब मार दे रहे हैं। मुस्लिम कंट्रीज में भी सब में मार दे रहे हैं। कमाल है साहब, आप ही के लोग आपको मार रहे हैं, कमाल हो गया। शुक्ला जी आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, धन्यवाद अंकुर जी। तो मित्रों, मेरा फिर से आपसे निवेदन, आप सबसे एक ही निवेदन, मेहरबानी करके सरकार के ऊपर प्रेशर बनाइए। कंटिन्यू लॉकडाउन, हैशटैग कंटिन्यू लॉकडाउन का हैशटैग चलाइए और न सिर्फ कंटिन्यू लॉकडाउन का बल्कि स्टार्ट सीलिंग, इसका भी एक हैशटैग चलाइए। सीलिंग की अब हमको ज़रूरत है क्योंकि लॉकडाउन से तो हम लोग नहीं मान रहे, हम लोग बाहर निकल रहे हैं, आप भी निकल रहे हैं, हम भी निकल रहे हैं, वो लोग ज़्यादा तादाद में निकल रहे हैं, हम लोग भी निकल रहे हैं।
15 अप्रैल से ट्रेन चलेंगी तो कोरोना कैसे लड़ेंगे? सर बिल्कुल 15 अप्रैल से आपने बोला ट्रेन चलेंगी, अच्छी बात है सर। हम भी देखना चाहते हैं कि 15 अप्रैल से ट्रेन चलेंगी कि नहीं चलेंगी। तो शायद मैंने, ये लीजिए साहब, आपकी इस गलतफहमी का दूर कर देता हूँ। ये देख लीजिए, पीटीआई के हवाले से आईआरसीटीसी का ये ट्वीट आ चुका है। ऑल पैसेंजर्स हु बुक टिकट ऑन आईआरसीटी रन 3 ट्रेन्स विल गेट फुल रिफंड, सेज आईआरसीटी आफ्टर कैंसिलिंग बुकिंग टिल अप्रैल 30। 30 अप्रैल तक आईआरसीटीसी की कोई बुकिंग नहीं होगी, सभी कैंसिल हो गई है, पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा, रिजर्वेशन चार्ज भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो सर ये क्लियर हो गया, आईआरसीटीसी वाला फंडा क्लियर हो गया। आप लोगों के लिए सारा मसाला लेकर बैठना पड़ता है। ठीक है सर, तो आईआरसीटीसी ने बहुत क्लियर कर दिया कि हम कोई बुकिंग 30 अप्रैल तक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट SEELING नहीं होगा सर, स्टार्ट SEALING होगा, सीलिंग SEAL सील, है ना। तो स्टार्ट सीलिंग, स्पेलिंग का बहुत खास ध्यान रखना होता है हमें हैशटैग में। और कंटिन्यू, हैशटैग कंटिन्यू लॉकडाउन, CONTINUE, कंटिन्यू लॉकडाउन, ये 2 हैशटैग मेहरबानी करके आप लोग कल सुबह से इसको ट्वीट करना शुरू कीजिएगा, ताकि सरकार पर भी इस पर दबाव बने और सरकार भी इस बात को समझे। विनीत श्रीवास्तव जी, धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, कि हमको ये लॉकडाउन आगे बढ़ाना है, हमको अगला स्टेप लेना है सीलिंग का। जिस तरीके से बढ़ रहा है ये तरीका तो बहुत खतरनाक है। और फिर से आप एक बात अच्छी तरह समझ लें, अगर ये स्प्रेड हुआ तो बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि रेलवे ने तकरीबन 80,000 बेड का इंतजाम कर दिया है। 80,000 लोगों को यदि आइसोलेशन में रखना पड़ता तो उसका इंतजाम रेलवे के पास है, अकेले रेलवे के पास, भारत सरकार के पास नहीं। भारत सरकार के पास बहुत बड़ी पैमाने पर है, लेकिन भारत इतना बड़ा देश है कि जब यहाँ पर स्प्रेड होगा तो वो बहुत बड़ा जो हिसाब किताब रखा है, जो इंतजाम किया, वो सब खत्म हो जाएंगे, सब अव्यवस्था बैठ जाएगी। कोविड जिहाद 786 लिखते हैं। चलिए साहब, कंटिन्यू लॉकडाउन, शुक्ला जी ने लिखा तो है, शुक्ला यूके जी, लेकिन आपने उसमें हैशटैग के बाद स्पेस दे दिया, स्पेस नहीं देना होता हैशटैग के बाद, है ना। अनिल प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। सर कोरोना कब तक कम होगा? कोरोना कब कम होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लगातार फैलता चला जाता है, और जब तक पता चलता है पिछले वाले का, तब तक और नए केस तैयार हो जाते हैं। जब नए का पता चलता तब पीछे और ज़्यादा लाइन लग जाती है। तन्मय जी, आपका भी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये जो एक प्रोसेस है, इसका जो लेट पता चलने का प्रोसेस है, ये सबसे बड़ा कारण है। और इसका वायरस भी जो सरफेस के ऊपर जिंदा रहता है 3-3 दिन तक, ये बहुत बड़ा कारण है कोरोना का। कहीं किसी ने हाथ लगा दिया तो अगले 3 दिन तक वो सरफेस जो है रहेगी। तो इसके लिए लॉकडाउन काम करता है, सरफेस से आपको बचाने के लिए, और जो फैला हुआ वायरस है उससे बचाने के लिए। ठीक है, और एक दूसरे से टच होने से बचाने के लिए लॉकडाउन है और सीलिंग है। लेकिन जो केसेस हैं, आज जो केस हुआ होगा, आज जो इन्फेक्टेड हुआ होगा, वो आज से 7 से 10 दिन बाद पता चलेगा। यानी आज हम 9 तारीख में बैठे हैं तो 19 तारीख के आसपास हमको पता चलेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। पीपल क्रिटिसाइजिंग तबलीगी आर गेटिंग अरेस्टेड, व्हाट टू डू। गुजरात में 7 लोगों को अरेस्ट किया आज। ये तो गलत बात है भाई, सबको क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। आप लोगों को मुझे क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, इसी प्रकार से तबलीगी को भी क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, और तबलीगियों को भी हमको क्रिटिसाइज करने का, मेरे जैसे व्यक्ति को क्रिटिसाइज करने का पूरा अधिकार है। इसमें अरेस्ट होना तो एक गलत बात है। ऋषि बलीवाल जी लिखते हैं ग्रेट जॉब सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत हेल्दी होता है, यही हमने सुना है आज तक, सरकारें भी यही कहती आई हैं। जितने जो पत्रकार हैं लाल सलाम वाले, वो कहते हैं क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा होता है देश के लिए। तो क्रिटिसिज्म हो रहा है तो बुराई क्या है? और क्रिटिसिज्म किस चीज़ का? जो सच आ रहा है सामने, उसमें हम क्या करें? क्या इसको क्रिटिसिज्म माना जाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ सर, क्या ये क्रिटिसिज्म है? चलिए मैं सीधे सीधे बात करता हूँ। ये लीजिए, देखिए, किसको अरेस्ट होना है, किसको नहीं होना है, किसको होना चाहिए, वो भी ज़रा समझ लीजिए। द लास्ट वॉरियर, धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और भाविक जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो अब देखिए, आप, हम नहीं कह रहे हैं, जो सामने सामने है चीज़ें, उनको आप कैसे दूर करोगे? उनको कैसे दूर करोगे? आप तो डॉक्टर्स की भी इसमें देखिए, इंदौर में डॉक्टर की जान चली गई है, कोरोना के डॉक्टर की इलाज करते करते उनकी जान चली गई। तो सर देखिए, ये इतना हंसी खेल नहीं है जितना हंसी खेल लिया जा रहा है। 3 लेयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में रहते हैं ये लोग, PPE जिसे आप बोलते हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। 3 लेयर का होता है, 3 ड्रेस होती हैं एक के अंदर एक ही। जो आपको ड्रेस दिख रही है, इसके अंदर 2 ड्रेस और होती है। ठीक है, इसके बावजूद, पूरे पैक होने के बावजूद भी इनको कोरोना लग जा रहा है।
तब ऐसे में क्या करेंगे? तो इट इज़ वेरी वेरी टफ, इतना आसान नहीं जितना लोग सोच रहे हैं, और बहुत बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक वायरस है। इसलिए बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए। आप लोग जो तफरीह के लिए कुछ लोग निकल रहे हैं, वो लोग भी मत निकलिए, थोड़ा समझदार बनिए, और जहाँ लोग निकल रहे हैं इस प्रकार के, उनसे भी आप दूर हो जाइए, उनसे बिल्कुल दूर हो जाइए, उनसे कोई मतलब मत रखिए, उनसे एकदम अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए। घर के बाहर बिल्कुल कदम नहीं रखना है। हरी सब्जियाँ, ये सब फल-वल थोड़े दिनों के लिए भूल जाइए, महीने भर नहीं खाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? बाकी राशन पानी सब जगह मिल रहा है, ओपन है पूरा, आराम से मिल रहा है, कहीं कोई इस प्रकार की घटना नहीं है कि बंद कर रखा हो, ऐसा भी कहीं नहीं है ना? वो आपको मिलता रहेगा, बेफ़िक्र रहिए, दूध भी मिलेगा, राशन भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बिजली भी मिलेगी। बस आपको घर पर रहना है, इतना सा करना है। आपको एक ही काम करना है कि कोई काम नहीं करना है, घर पर रहना है। इसको थोड़ा समझिएगा। कल और थोड़े केसेस बढ़ेंगे, आज भी तकरीबन 500 के आस-पास केस आए हैं, कल भी शायद हैं। आप ये बस इसकी खुशी मनाइए कि डबल ना हो केस, जो है ना, एक स्टैग्नेंट इस पर आ जाए, क्योंकि उसके बाद फिर फ़ॉल करेगा। अभी सीधा, अभी तो बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन ये ग्राफ यदि सीधा हो गया तो इसके बाद में फिर ये नीचे गिरेगा। तो हमको बस इसका इंतज़ार करना है कि ये ग्राफ सीधा हो जाए और उसके बाद नीचे गिरे। इसके लिए आप सबको किसी भी हाल में लॉकडाउन बढ़वाना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में सीलिंग करवानी ही पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। इस ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमें बाहर निकलने को नहीं मिल रहा है, हमको ये हो गया, इतने दिन हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बाहर निकलेंगे तो जान चली जाएगी, इसको समझ लीजिए। जान बचानी है अपनी, अपने परिवार की, तो आपको घर में ही रहना होगा। ज़िंदगी रहेगी तो दोबारा फिर आपके पास बहुत लंबी ज़िंदगी है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, जितना आप लोग जिएँगे, खूब आराम से बाहर चिड़िया बन के उड़िएगा, किसी ने रोका नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, फ़िलहाल बाहर वायरस है, इसलिए हम इसको रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल, बार-बार लोग कजरुद्दीन, कजरुद्दीन कह रहे हैं, इसमें नो डाउट केजरीवाल जी का इसमें बिल्कुल बहुत बड़ा श्रेय है आज इस स्थिति में भारत को पहुँचाने में, और तबलीगी जमात का भी बहुत बड़ा हाथ है भारत को इस स्थिति में पहुँचाने के लिए। ये स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। हमारे हिसाब से जो हम लोग एस्टीमेट लगा रहे थे, यदि तबलीगी जमात नहीं होता, तो हमारे केसेज़ आज के, मतलब जो 14 तारीख में हम पहुँचे तो 5000 के आस-पास होने चाहिए, जो ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं। जिस तरह से शुरू में कंट्रोल हुआ था, ऐसा लगा था बहुत जल्द, मतलब हम लोग 10-12 हज़ार का आंकड़ा लेकर बैठे थे उस समय पर, कि 10-12 हज़ार होंगे जब 14 को, जब खुलने की नौबत आएगी। लेकिन फिर जिस तरह से कंट्रोल हुआ था, तो ऐसा लगा था कि शायद ये 5000 को क्रॉस ना कर पाएगा। लेकिन तबलीगी जमात एकदम से जिस तरह से निकल कर आया, तो सामने देखा तो इस वक़्त जो केसेज़ है, हमको लगता है 10,000 तो और बड़े आराम से क्रॉस करेगा, 12,000 को भी आगे क्रॉस ना कर जाए। 10 और 12 का हमारा बैंडविड्थ है, शायद उसको क्रॉस कर जाएगा, उसको तोड़ जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो ये बहुत बुरी खबर होगी। दूसरी बात, लोग अभी भी ये मान रहे हैं कि ये समुदाय विशेष को नहीं लगेगा, ये किसी एक समुदाय को, एक धर्म वाले मानने वाले को नहीं लगेगा, ये नमाज़ पढ़ने वाले को नहीं लगेगा, तो ये बहुत गलतफ़हमी है। आप इस गलतफ़हमी को दूर कर लीजिए, क्योंकि जो लोग 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहे थे, वज़ू कर रहे थे, उनको भी लग चुका है। बहुत सारे लोग ईरान में अपनी जान गँवा चुके हैं, बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में अपनी जान गँवा चुके हैं, और अब शेख, सऊदी अरेबिया के शेख सुल्तान के परिवार में 150 लोगों को आइसोलेट किया गया है। उनको भी कोरोना होने की संभावना है, और उसमें से कुछ केसेस पॉजिटिव भी हैं। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, है ना? तो ये मत सोचिए कि हमको लगेगा और आपको नहीं लगेगा। इस गलतफ़हमी से निकल आइए, क्योंकि सिर्फ़ आप ही को लगेगा, हमको तो नहीं लगने वाला। जितने केसेस अभी निकल कर आए हैं, वो सिर्फ़ जमातियों को ही लगे हैं, हमको नहीं लगे। ये बात अलग है, बाद में लोगों ने थूका, इधर-उधर किया, तो दूसरों को इन्फेक्ट करने की कोशिश करी, वो नीचता की जो कोशिश करी, वो भी हमारे सामने है। वो नीचता भी हमने सबने देखी है। हमने सब कुछ देखा है, और वो सारी चीज़ों को रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सब आप देख चुके हो। लेडी डॉक्टर्स और लेडी नर्सिंग स्टाफ के सामने कपड़े उतार कर घूमना, पेशाब करके बॉटल में फेंकना, पॉटी कर देना, ये सब आपने देखा है, ये सब हमने देखा। अभद्रता करना, गालियाँ देना, नीच हरकतें करना, ये सब हमने देख लिया। तो इसमें कोई कोई वो चीज़ नहीं, और हम इन सब चीज़ों के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। आप ये मत सोचिए तैयार नहीं है, हम बहुत अच्छे से तैयार हैं, और हमें पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये सब चलता रहेगा। हमको बहुत ज़्यादा निगाह रखनी पड़ेगी अपने घर के आसपास, अपने आस-पड़ोस में। कहीं कोई लॉकडाउन तोड़ने का, कहीं कोई कोरोना फैलाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। रात में भी थोड़ी पैनी नज़र रखिएगा, जिनके सीसीटीवी कैमरे, एक बार दिन में ज़रूर उस पर नज़र घुमा लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपके गेट्स को बार-बार इन्फेक्टेड करके जा रहा हो। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना? और भी चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। सब्ज़ी वाला कौन है? वो अभी जैसे एक सब्ज़ी वाला आया, उसने मुँह में पानी भर के कुल्ला कर दिया, ठीक है? ऐसी तमाम सारी हरकतें हो रही है। मनोज कुमार सोनी जी, धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए।
तो ऐसी तमाम सारी हरकतें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, इन पर भी आपको ध्यान रखना है और घर से बिल्कुल नहीं निकलना है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जल्दी से आपके सवाल ले लेता हूँ। नमस्कार सर, स्कूल फीस देनी पड़ेगी क्या? रिधव गीत जी, ऐसे तो नहीं बता सकता, आप कहाँ रहते हैं मुझे क्या मालूम, कश्मीर में रहते हैं कि कन्याकुमारी में, मुझे नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश में फ़ीस नहीं देनी है, दिल्ली में फ़ीस नहीं देनी है, हरियाणा में भी फ़ीस नहीं देनी है, आदेश आ चुके हैं और एफआईआर हो जाएगी अगर कोई ज़बरदस्ती फ़ीस मांगेगा तो। 120 मेंबर्स को कोरोना हो चुका है, प्रिंस क्वारंटाइन में है। हाँ सर, यही वाली बात मैंने बोली। सर आपको क्या लगता है लॉकडाउन एक्सटेंड होगा? बिल्कुल होना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है ये। 47,000 वेंटिलेटर पाकिस्तान ने मांगे हैं। अच्छा जी, ठीक है, ज़रूर देंगे हम। वेंटिलेटर्स कितने हैं सर? सुपर पावर पूछ रहे हैं सर। वेंटिलेटर्स भारत के अंदर 30,000 के आसपास हैं, लेकिन अभी हमारे पास और वेंटिलेटर्स हमारी लोकल कंपनीज जो भारत की भारतीय कंपनी है वो भी बना रही हैं, तो इसलिए वेंटिलेटर्स की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चिंता सिर्फ ये करना है कि वेंटिलेटर्स की नौबत क्यों आ रही है, क्यों पूछना पड़ रहा है वेंटिलेटर्स के बारे में। हमको वेंटिलेटर्स के बारे में बात ही नहीं करनी है ना, हमको तो सीधा सीधा ये करना है, हमें घर से ही नहीं निकलना, केसेस ही नहीं होने देने। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के बारे में आपकी क्या राय है? सर मैं एक एपिसोड अलग से बना के उसमें अपनी राय दे दूंगा। वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो ठीक नहीं है और उन बातों पर विश्वास नहीं करें आप, तो इसी में आपकी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी, ठीक है? सर पीपीई की कमी है अभी क्या चिकित्सालय में? नहीं, बिल्कुल नहीं है, सब जगह प्रॉपर सप्लाई चल रही है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1,70,00,000 पीपीई का ऑर्डर दिया जा चुका है, बननी शुरू हो गई हैं, ठीक है? और जो एग्जिस्टिंग थी वो सभी जगह पहुंच चुकी हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। ओडिशा में लॉकडाउन 3 अप्रैल तक है, बिल्कुल एक्सटेंड हो गया, अच्छी बात है। भरतराम जी कहते हैं अमेरिका तक उनका माल पहुंच गया क्या? अगर पहुंच गया है तो इंडिया ने उससे क्या मांगा सर? आपके पास कोई डिटेल है? भरतराम जी, सबके पास मेडिसिन लगातार जा रही हैं, भारत के पास ऑलरेडी स्टॉक था और आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि भारत तकरीबन तकरीबन 20 करोड़ गोलियां बनाता है ना? और उसमें से भारत को कोई ज़्यादा गोलियां नहीं लगती हैं, तकरीबन उसका 10% के आसपास लगता है, बाकी 90% हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है? हरकतें नहीं, साजिश कहिए। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। सर कुछ लोगों में स्ट्रेस नहीं मिल रहा है, ऐसे केस भी मैं नहीं पढ़ूंगा सर विनीत जी। मैंने बोला हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखना तो अंग्रेजी में लिखिए। प्लीज़ डोंट डू दिस। आप इंग्लिश में लिखते हैं, उसको हिंदी में लिखते हैं अंग्रेजी में, मैं तो नहीं पढ़ सकता सर, प्लीज़। इतने सारे कमेंट्स इतना फास्ट होते हैं, आई एम वेरी सॉरी। योगी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ? सर योगी जी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी को इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, और क्या चाहिए? लेकिन एक बार इससे निकल जाए तब उनको बधाई दूंगा, अभी फिलहाल मैं किसी को बधाई नहीं दूंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा था प्रधानमंत्री मोदी के लिए बधाई का कर देते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। मैंने हर किसी से मना किया, मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा ऐसा, और ऐसा कोई आह्वान नहीं करूंगा। और आखिरकार मोदी जी ने भी ट्वीट करके कह दिया कि ये किसी की शरारत है, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? आप लोग ये जो वामपंथी नैरेटिव है, जो लेफ्ट के जो नैरेटिव है, इनसे बचिए, इनके चक्कर में मत पड़ जाया कीजिए। सर प्लीज़ आपको अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। JMS मौर्य सर, आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, नितिन शुक्ला मेरा नाम है, और सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना सर। ये @N शुक्ला इन ट्विटर हैंडल है, नितिन शुक्ला। आप यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फेसबुक पर पेज है नितिन शुक्ला GWL, है ना सर? तो मेरा सारा इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, मुझसे जुड़े रहिए, ठीक है? अगर कोई बेकार घूमता हुआ दिखे तो सीधा पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस राउंड पे रहती है। बिल्कुल सर, कोई फालतू घूमता दिखे। शूट प्लस इंसिनरेशन तब्लीगी प्लस इज ओनली सॉल्यूशन। अरे सर, पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो सर आप, और ऐसा संभव नहीं है। वो भी यही चाहते हैं कि आप यही सब करें। देखिए, आप एक चीज़ को समझिए, ये क्या चाहते थे कि मरकज़ में पुलिस जाए तो हाथापाई हो, लठ चलें, गोलियां चलें, बम फेंकें, और पूरी मीडिया में न्यूज़ जाए। लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट इसके उल्टा हुआ कि बिना लाठी चलाए हुए पूरा मरकज़ खाली हो गया, निज़ामुद्दीन मरकज़ खाली हो गया। बिना लाठी चलाए सब लोग क्वारंटाइन भी हो गए, सब लोग पर मुकदमे भी दर्ज हो गए, और सब जेल भी जाएंगे, ठीक है? तो जब कोई काम बहुत आराम से हो सकता, तो ज़रूरी नहीं, जैसे मैं आपसे बड़े आराम से बात कर रहा हूँ ना, तो ज़रूरी थोड़ी है मुझे चिल्ला चिल्ला के बात करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर समय चिल्लाया जाए, ज़रूरत नहीं है, इसलिए आराम से बात हो रही है तो आराम से करेंगे। सर, डू यू थिंक अबाउट सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल? मोहित जी, फिलहाल तो अंडर कंट्रोल है, लेकिन धीरे धीरे हाथ से निकल रही है, धीरे धीरे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग लॉकडाउन में रहें। थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। प्लीज़ टॉक अबाउट इंदौर न्यूज़ वेयर MSR डॉक्टर्स आर डाइंग, हाइडिंग
एंड हाइडिंग फ्रॉम अथॉरिटीज। अच्छा ओके ठीक है सर। वो उन अब मैंने बताया ना कुछ लोगों को तो सिर्फ इसलिए इसको विफल करना है कि मोदी का प्रयास है। सर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं कब होंगी आपके विचार? पहले जिंदा रहिए सर तो परीक्षा भी दे लेंगे, वरना परीक्षा तो हो जाएगी लेकिन आप देने के लिए नहीं बचेंगे। तो पहले अपने जीवन जीवित रहने का उपाय कीजिए। सर आर्मी को लाना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। टॉक अबाउट डोमिसाइल लॉ इन जम्मू एंड कश्मीर, मोहित शर्मा जी। सर डिटेल्स भेज दीजिए, आप मुझे थोड़ा सा डिटेल्स भेजिए तो मैं उस पर कुछ तैयारी करूं। अजय प्रकाश जी कहते सर इन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, सब पर कार्रवाई हो रही है। रासुका लग रहा, राष्ट्रीय NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सर मैंने ट्विटर पे कुछ सेंड किया है, देख लेना। सर ट्विटर की बात ट्विटर पे होगी, यूट्यूब की यूट्यूब पर, है ना? मुझे इतना याद नहीं रहता सर, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है ना? लॉक कर दो, हाँ लॉक दो, पता नहीं एक ही कमेंट लगता है बार बार रिपीट हो रहे हैं मेरे ख्याल से। राकेश सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, अब लगातार आप कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सर। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हो आप। सचिन जी कहते हैं सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों ये था आज का लाइव, और चैन से सोइए, बस इतना ध्यान रखिए कि हमको कल सुबह निकलना नहीं है बाहर, है ना? लॉकडाउन का पालन करना, औरों को भी करवाना है, और अगर कोई लॉकडाउन तोड़ता दिखे तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है ना? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और लॉकडाउन में अपने परिवार के साथ आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।